Hello, welcome back our YouTube channel Ashish Tiwari. My name is Muskan and I hope you are doing well. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर सेकंड है जिसका नाम है कांस्य युग की सभ्यताएं भारत, चीन और शांग राजवंश, इनके बारे में हम बात करेंगे। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इंडिया, चाइना, शांग डायनेस्टी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारी यूनिट उसकी चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड हमने दोनों को ही कवर कर लिया था। इससे जाके वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप लोग जाकर वो वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर सेकंड है। तो इसमें कांस्य युग की सभ्यताओं के बात करें, उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे शांग राजवंश के ऊपर ही बात की जाएगी इस चैप्टर के अंदर। और कोई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर थर्ड का अब इसके बारे में पढ़ने स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये इंडिया और चाइना के से रिलेटेड है। ये शांग डायनेस्टी है, जो शांग राजवंश है उससे रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। हड़प्पा शहर के बारे में, वहाँ की कालकृतियों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में उसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर जो थर्ड है हमारा, कांस्य युग की सभ्यताओं के अंदर भारत और चीन से रिलेटेड ही टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के अंदर बात की गई है इंडिया और चाइना के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, इसकी प्रस्तावना को देखेंगे। तो जो भारत की सिंधु घाटी और चीन की जो शांग सभ्यता है, दोनों ही प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यताओं के एक पार्ट थे। इसी से रिलेटेड हमारे कांस्य युगीन सभ्यताओं से ही रिलेटेड थे। Both the Indus Valley of the India and the Shang civilization of the China were the ancient Bronze Age civilization. This civilization developed at about of the same time and some great advance in the cities, social organization, metal technology, religions and arts. तो इसमें ये बताया गया है कि जो सभ्यता है ना, ये लगभग एक ही काल से विकसित होकर आई है। इन्होंने शहरी सामाजिक संगठन, धातु तकनीक को, धर्म को, कला को, इन सभी में काफी ज्यादा प्रगति दी है, इसको बढ़ावा दिया। और सिंधु घाटी के अंदर जो नगर नियोजन, जल प्रबंधन है वो अद्वितीय थे। वहीं शांग जो राजवंश है उसके अंदर कांसे के जो औजार है और धार्मिक जो परंपरा है उसका विशेष महत्व दिया गया था। तो इसमें यही बताया गया कि इन द इंडस वैली द सिटिंग प्लानिंग एंड द वाटर मैनेजमेंट वर यूनिक एंड विद द ब्रोंज टूल्स एंड द रिलीजियस ट्रेडिशन वर फॉर स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द शांग डायनेस्टी। शांग डायनेस्टी के अंदर इन सभी चीजों को महत्व दिया गया था। Comparative study of this makes it clear how technological development and the social organization shaped civilization in different geographical areas. तो इसमें यही है कि तुलनात्मक अध्ययन, मतलब अगर आप टेक्निकली डेवलपमेंट के बारे में सोचो, और इसमें तो भौगोलिक जो क्षेत्र है, जो तकनीकी विकास है और सामाजिक संगठन है, इन सभी ने एक सभ्यता का एक आकार दिया है इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे हड़प्पा शहर, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके हड़प्पा शहर के बारे में। हड़प्पा सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे जो सिंधु घाटी का फर्स्ट एक टॉपिक है हड़प्पा शहर के बारे में, हड़प्पा सिटी के बारे में। तो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर उदाहरण है, जिसकी खोज कब की गई थी? 1921 में, जो अब एक पाकिस्तान का हिस्सा है इस टाइम में। तो ये जो नगर नियोजन के लिए, जल निकासी, पक्की ईंटों को सड़कों में, ग्रिड योजना के लिए, इन सभी कामों के लिए ये प्रसिद्ध था। और यहाँ का जो समाज संगठित कुशल था, और जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था और जो सामाजिक समरसता है उसके, मतलब वो चीजें दिखती हैं। और इसमें अन्न भंडार, स्नान सागर, मकान, रास्तों की बनावट और कूड़े के प्रबंधन जैसी जो विशेषताएं इनकी उन्नति पे उनकी सोच को दर्शाती हैं। तो हड़प्पा ने सभ्यता के शहरों में स्वरूप का एक पहला मजबूत उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। तो हड़प्पा वाज द मेन सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन 1921 इन पंजाब। जो जिस जगह पे इसका सिविलाइजेशन इसका स्टार्ट हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था 1921 में, जो पंजाब में था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में स्थित है। दिस सिटी इज फेमस फॉर द टाउन प्लानिंग के लिए, ड्रेनेज के लिए, ब्रिक रोड्स के लिए एंड ग्रिड प्लानिंग के लिए ये मोस्टली फेमस हुआ करती थी। और the society here was the organized and efficient, showing administration system and economic harmony. Features like grain storage, bathrooms,
houses, road design, garbage management reflect its advanced thinking. Harappa present at the first strong example of the urban form civilization. तो इसके अंदर यही बताया गया कि जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो एक ऐसा प्रमुख नगर था जिसके जो 1921 में इसको डिस्कवर्ड किया गया था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है, और एक मतलब सुनियोजित में सबको संभाल के रखने वाला, सबके साथ मिलकर चलने वाला, सबको संभाल के रखा, सब चीजों को इसने नियंत्रण पूर्वक संभाल के रखा हुआ था। तो ये एक सुनियोजित नगर था जिसके अंदर आपको चौड़ी सड़कें, जल निकासी प्रणालियों के बारे में, पक्के मकान और अन्न नगर, मतलब जो अन्न जो भंडार होते हैं ना, उसको अन्न नगर बोलते हैं। ये सारी चीजें थी कि यहाँ के लोग कृषि पर, व्यापार, हस्तशिल्प, ये सारी चीजें किया करते थे। तो हड़प्पा जो है वो प्राचीन नगरीय योजना और संगठित समाज का एक महत्वपूर्ण उदाहरण थी, जो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच की बात है। उस टाइम में ये एक हमारा महत्वपूर्ण उदाहरण थी नगर नियोजन के नाम पे और संगठित समाज के लिए। ठीक है, हड़प्पा जो शहर है उसके बारे में आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे हड़प्पा की कलाकृतियों के बारे में। तो हड़प्पा की कलाकृतियों के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें यह है कि हड़प्पा की जो कलाकृतियां हैं वो इस सभ्यता की कलात्मक, जो धार्मिक आस्था है और जो दैनिक जीवन की झलक है। मतलब जो हड़प्पा की जो कलाकृतियां हैं वो किससे रिलेटेड है? बाकी धर्म के ऊपर, उनकी कला उनकी जो कला है वो धार्मिक आस्था के ऊपर, रोज के जो दैनिक जीवन है उसकी झलक के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। वहाँ की जो कला है इस टॉपिक के ऊपर हमें दिखाती है, मतलब इस टॉपिक के ऊपर ये बात की गई है कि उनकी जो कलाकृति है वो धार्मिक आस्थाओं के बारे में, लोगों के दैनिक जीवन के बारे में ही दिखाई गई है। तो द आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पा गिव्स द ग्लिम्स ऑफ द आर्टिस्ट्री रिलीजियस। तो किसके ऊपर वहाँ की जो आर्टिस्ट्री दिखाई जा रही है वो रिलीजियस फेथ के ऊपर है या फिर डेली लाइफ ऑफ द सिविलाइजेशन के ऊपर है। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके अंदर जिसे मिट्टी की मोहरें आपको देखने के लिए मिलेंगी और कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशु आकृतियां, आभूषण, मन के खिलौने, चित्रित मुद्रशान, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी जो हड़प्पा की ही कलाकृतियां बताई गई हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स क्ले सील्स आपको मिलेंगी, ब्रॉन्ज डांसर्स, स्टैचूज, एनिमल फिगर्स, ज्वेलरीज, ब्रीड्स, टॉयज, पेंटेड पोर्ट्रेट्स। ये सारी जो है ये हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स माने जाते हैं, ये इसी चीजों में इंक्लूडिंग है। ओके, अब देखें इन जो वस्तुओं से, मतलब इन वस्तुओं से क्या पता चलता है? इन वस्तुओं से पता चलता है कि हड़प्पा वासी की सुंदरता क्या थी, वहाँ के प्रतीकवाद क्या थे, कार्य कुशलता में वो लोग कितने निपुण हुआ था, उनकी जो कलाकृतियों से वहाँ के कार्य की, वहाँ के उन लोगों की कला की पहचान होती है कि वो अपने कार्य में कितने निपुण हुआ करते थे। और जो नारी मूर्ति प्रयोजन है और मातृत्व की जो अवधारणा है इन सभी चीजों से जुड़ी होती है। जैसे पशुपतिनाथ मौर्य जो धार्मिक आस्था है इस सभी को दिखाते हैं, और ये जो कला है ये सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। तो ये जो हड़प्पा की, तो कोई भी अगर आप कला ले लो तो वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की धार्मिक चीजों के बारे में, सामाजिक रूप और सांस्कृतिक रूप का एक प्रदर्शन देती है, मतलब उसके बारे में बताती है। तो ये था हमारा हड़प्पा की कलाकृतियों के बारे में। अब वहाँ के व्यापार के बारे में, मतलब एक्सचेंज, ट्रेड्स एंड एक्सचेंज के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसके अंदर यही बताया गया है कि वहाँ के जो व्यापार विनियम है वहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। वहाँ पर आंतरिक और जो बाहर व्यापार दोनों ही हुआ करते, मतलब जो हड़प्पा शहर है उसके अंदर भी व्यापार हुआ करता था, लेकिन साथ में दूसरे देशों में जाके या दूसरे राज्यों में जाके वहाँ का व्यापार भी, मतलब वहाँ पे लोग ऐसे भी व्यापार किया करते थे। तो आंतरिक भी होता था और बाहरी व्यापार दोनों ही हुआ करते थे। ये जो है वो समुद्र स्थल मार्गों से व्यापार किया करते थे। जो भारी व्यापार था ना वो समुद्र स्थानों, मतलब समुद्र और जो स्थल के मार्ग है उन सभी चीजों से लोग व्यापार किया करते थे। समुद्री व्यापार भी किया जाता था, लाइक कपड़ा, अन्न, मृदान, मन के धातु, आभूषण, तो ये सभी। और ये जो है मेसोपोटामिया, तो मैसो जो ओमान, अफगानिस्तान क्षेत्रों के संपर्क में आया करते थे, उनके व्यापार के लिए ये मोहरें, वजन प्रणाली, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। और ये जो है ये व्यापारिक व्यवस्था समाज की जो उन्नति, आर्थिक सोच है, संपर्क की शक्ति है, उन सभी चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, तो ट्रेड एंड एक्सचेंज के अंदर आपको यही बताया कि ट्रेड एंड एक्सचेंज हैड द इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यूज। तो ट्रेड एंड एक्सचेंज का एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो ट्रेड का जो मतलब व्यापार का सिस्टम है वो दोनों ही होता था, इंटरनल भी होता था और एक्सटर्नल भी होता था। हमारे जो राज्य है, जो भी देश है,
उसके अंदर भी हो जाता था, और साथ में जो समुद्री व्यापार के थ्रू अलग अलग देशों में भी हम अपना व्यापार वहां तक पहुंचाते थे। ठीक है, द ट्रेड थ्रू द सीज एंड लैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि स्थल मार्ग के द्वारा और समुद्री व्यापार के थ्रू अपने जो हमारा जो व्यापार है उसको दूसरे देशों तक भी पहुंचाया जाता था। तो द मेन ट्रेड आइटम्स, अब जो आइटम्स थे ट्रेड के, लाइक क्लॉथ, ग्रेन, पोएट्री, बीड्स, मेटल्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजें कॉन्टेक्ट विद एरिया लाइक मेसोपोटामिया, जो ओमन अफगानिस्तान है, उसके संपर्क में आया करते थे। यूज सील्स एंड वेट सिस्टम टू फोर्स द ट्रेड। दिस ट्रेड सिस्टम रिफ्लेक्ट द एडवांस इकोनॉमी थिंकिंग एंड द पावर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो व्यापारिक समाज व्यवस्था की उन्नति उनकी आर्थिक सोच और संपर्क की शक्ति को भी दिखाती है। अब बात करते हैं धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां का जो धर्म है वो प्रगति मात्र शक्ति से और पशु पूजा पर ही आधारित हुआ करता था। यहाँ किसी मंदिर या धार्मिक ग्रंथ का कोई प्रमाण नहीं मिला था, परंतु उनकी जो मोहरें हैं, जो उनकी मूर्तियां हैं, जो उनकी कलाकृतियां हैं, उसे ही वो धार्मिक संकेत, मतलब उस टाइम पीरियड में ना कोई मूर्ति होती, ना भगवानों के कोई नाम होते थे, लेकिन वो अपने जो अपने ईश्वर है, जो भगवान है, उनको किस तरह से मानते थे, उनकी कलाओं के माध्यम से, जो धार्मिक जो संकेत है वहां के, उनकी कला के थ्रू धार्मिक संकेत मिलता है, उनके थ्रू वहां पर अपने वो धर्म का अपने पशु पूजा करते थे। उनका एक ये धर्म भी आता था हमारे उनकी जो भक्ति करने में, तो एक पशु पूजा भी आता है। यहाँ पर ना कोई मंदिर था, ना कोई धार्मिक ग्रंथ का उनको लोगों को प्रमाण मिला था अपने इतिहास के रिलेटेड, तो उनकी जो मोहरें हैं, मूर्तियां हैं, जो कला है, उसी को ही वो अपने धार्मिक संकेत माना करते थे। The religion of the Hindus civilization who based on the nature, mother powers and the animal worship के ऊपर ही। ठीक है, तो पशुपालन की वो पूजा करते थे पशुओं की। नो एविडेंस, क्योंकि उस टाइम के अंदर आपको ना मंदिर और टेम्पल्स के एविडेंस मिले थे और ना ही रिलीजियस टेक्स्ट के एविडेंस मिले थे, जिससे आप अपनी हिस्ट्री के जो भी आपके गॉड्स हैं, ईश्वर हैं, भक्ति के बारे में आपको पता चले, इस चीज के आपको कोई भी एविडेंस उस टाइम में नहीं मिले थे। तो बट मैनी द सील, स्टैचूज, आर्टिफैक्ट इंडिकेट, तो आप किसके थ्रू अपनी जो अपने धर्म को मानते हो, तो वो आप अपनी संस्कृति के माध्यम से, धार्मिक जो ग्रंथ है, आपके स्टैचूज हो गए, मैंने सील्स हो गई, आर्टिफैक्ट है, तो ये सारी चीज आपके धर्म को बताती है। तो वर्शिप ऑफ द फर्टिलिटी, मदर गॉडनेस, स्टैचू लाइक पशुपतिनाथ, सैक्रिफिशियल आर्टिफैक्ट एंड समिति ट्रेडिशन लाइक द रिलीजियस फॉर्म। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो प्रजनन शक्ति की पूजा है ना, वो वैसे मातृपति, पशुपतिनाथ जैसी की मूर्तियां, यज्ञ वेदियां और सामाजिक जो परंपरा है, इसके धार्मिक स्वरूप को भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर आप जल, वृक्ष, पशु और सूर्य जैसे जो प्राकृतिक तत्व है उसको पूजा करते थे। जल को पूजते थे, वृक्ष को, पशु को, सूर्य ऐसी चीजें हैं, इन सभी को वो लोग पूजा करते थे। तो पूर्वजों की जो पूजा है वो पुनर्जन्म की अवधारणा तक भी उसके संकेत मिला करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं चीनी सभ्यता के बारे में। अभी हमने किसके बारे में बात की, हमने सिंधु सभ्यता के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे चीनी सभ्यता के, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में, शांग डायनेस्टी के अंदर। तो इनके नगर नियोजन में क्या था कि शांग जो राजवंश है ना, उसके नगर नियोजन के अंदर सुरक्षा, संगठन और वर्ग व्यवस्था दोनों को ही बेहतर तरीके, मतलब दोनों को स्पष्ट तरीके से एक संकेत मिलता है, जिसके अंदर उनके शहरों की जो दीवारें हैं वो मिट्टी की ईंटें से बनी होती हैं, जो शत्रु से हमारी सुरक्षा भी करती है, जैसे लाइक राजमहल, मंदिर और शासन वर्ग के जो घर है वो नगर के केंद्र में हुआ करते थे, जबकि जो सामान्य वर्ग है वो बाहरी भाग में रहा करते थे। मतलब जो शासन वर्ग के लोग होते हैं उनके जो घर है, वहां के घर है, वो शासक वर्ग के जो लोग हैं वो केंद्र में रहते थे, लेकिन जो सामान्य जो नॉर्मल लोग थे वो बाहरी वर्ग के अंदर वहां पर रहते थे। नालियों पे और जो रास्ते हैं वहां की योजनाबद्ध व्यवस्था हुआ करती थी, जिसके अंदर मकान, लकड़ी और मिट्टी, इन सभी चीजों से बनाए जाते थे। किलेबंदी, सुरक्षा, सामाजिक वर्ग, इन सभी चीजों पर ही आधारित और संरचना काल की प्रमुख विशेषता थी। जो शांग राजवंश है वो अपने ये बताते हैं कि नगर नियोजन में ये सुरक्षा और संगठन वर्ग के व्यवस्था के लिए संकेत देते हैं कि शहर की जो दीवारें हैं ना वो मिट्टी की ईंटों से बना हुआ करती थी, और जो शत्रु से सुरक्षा भी देती थी हमें। लाइक जो राजमहल में रहते थे, मंदिर थे, शासक वर्ग के जो लोग रहते थे, उनके जो घर हैं वो नगर के केंद्र में होते, लेकिन जो सामान्य जो लोग थे उनके जो बाहरी भाग के अंदर उनके घर बने हुए थे। जो नालियां हैं, जो रास्ते हैं, वो योजनाबद्ध तरीकों से इनकी व्यवस्था की गई थी। साथ में जो मकान और जो लकड़ी है वो मिट्टी से बनाए जाते थे। किलेबंदी सुरक्षाओं के लिए सामाजिक वर्ग आधारित नगर संरचना शांग काल की जो प्रमुख विशेषता है वो बताई गई है। ठीक है, बात करते हैं अलिट इकोनॉमी, अलिट अर्थव्यवस्था के बारे में।
तो इसके अंदर बताया गया है एलीट अर्थव्यवस्था के अंदर कि शांग काल की जो अर्थव्यवस्था है ना वो कुली मतलब एलीट वर्ग के हाथ में ही केंद्रित थी, जिन्होंने भूमि और राज्य के ऊपर नियंत्रण किया था। किसान राज्य के लोग ये कर दिया करते थे और कान से जो वस्तुएं लाइक रथ, हथियार, आभूषण केवल जो कुलीन वर्ग के द्वारा ही बनाए जाते थे। समाज के अंदर आपको ये वर्ग स्पष्ट रूप से मतलब वर्ग का भेद बताया गया है। इसके अंदर राजा, पुरोहित, सैनिक, कारीगर जैसे ये लोग अलग श्रेणी में आते थे और जो कांस्य वस्तुओं का वितरण शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। तो कुलीन वर्ग के जो नियंत्रण है वो कृषि, कर व्यवस्था और श्रमिक पर ही आधारित है, जिससे अलीट अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी थी। ठीक है, तो बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ द शांग पीरियड वाज द concrete in the hands of the elite class, like the land was controlled. ठीक है, the land was controlled by the state and the peasant paid taxes to the state. Bronze objects like chariots, weapons, jewelry are made only for the elite class के लिए बनाई जाती थी. There was a clear class discrimination in the society, like king, parents, soldiers and the artisan were in the separate category के अंदर आते थे. वो अलग कैटेगरी के अंदर आते थे सारे, ये किंग, पैट्स, सोल्जर, सैनिक वगैरह ये सारी चीजें. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट वाज अ सिंबल ऑफ द पावर. तो इन सभी को डिवाइड किया जाता है किसके आधार पे, आपकी पावर के ऊपर, प्रेस्टीज के ऊपर. इलाइट क्लास कंट्रोल एग्रीकल्चर एंड टैक्स सिस्टम को ये लोग कंट्रोल करते थे वर्कर के थ्रू. तो विच द मेड द इलाइट, तो यही हमारी जो इलाइट इकोनॉमी है उसको मजबूत बनाते थे. अब बात करते हैं कांस्य उत्पादन के बारे में. ठीक है, तो ब्रॉन्ज एंड प्रोडक्शन के बारे में. द शांग डायनेस्टी वाज फेमस फॉर द यूज एंड द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रॉन्ज मेटल. जो शांग डायनेस्टी थी वो धातु प्रयोग के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी. यहाँ की जो कांस्य वस्तु है वो तकनीकी दृष्टि से परिष्कृत या भारी और कलात्मक भी हुआ करती थी. ठीक है, द ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट मेड हर द टेक्निकल इन द स्पॉन्ज हैवी आर्टिस्टिक. They were used in religious rituals, weapons, chariots, and stills and symbolic statue. जिसके अंदर आपको बताया गया है कि इनका जो इस्तेमाल है वो धार्मिक अनुष्ठानों में, हथियार, रथ और बर्तन, प्रतीकात्मक मूर्तियों में हुआ करता था. कांस्य जो उत्पादन है उसके कुलीन वर्ग द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता था और यहाँ की जो शक्ति है वो धर्म के ऊपर संस्कृति का एक प्रतीक मानते थे. जो शांग सभ्यता है वहाँ की जो मूर्तियां हैं, बर्तन है और शिल्पकला है वो यही दिखाते थे कि कांस्य तकनीकें आज अत्यंत विकसित हो चुकी हैं. पहले के टाइम में कांस्य तकनीकी कितनी किस टाइम में थी और किस तरह से उन्होंने अपना विकास किया. और इससे न केवल जो तकनीकी है बल्कि सामाजिक रूप से, धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनके अंदर उन्नति हुई है. ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है. यूनिट नंबर जो सेकंड है हमारी कंप्लीट हो चुकी है. किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए. वीडियो इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर अपलोड मिलेगी. और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहता है. अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 के बारे में. ठीक है, बेसिकली उसके अंदर हम मेसोपोटामिया के बारे में ही पढ़ेंगे. तो वो उस चैप्टर को हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर बात करेंगे. ये यूनिट नंबर 2 की वीडियो थी. आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे. चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में.